को लेकर के बहुत परेशान थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को इसकी पूरी क्लासेस करवाई जा सकें। तो आज से हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से क्लास कंटिन्यू हो तो मैं आपको पूरी कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बेसिकली डिफाइंड है बाय एंड सेल के प्रोसेस पे। मान लीजिए कि अगर आपको 15,000 रुपीज़ दे दिया गया है और आपको कहा गया है कि आपकी जो भी नीड्स एंड वांट्स है आप इस 15,000 रुपये में ख़रीद लीजिए। तो क्या आप 15,000 रुपये में आपकी जो भी नीड्स एंड वांट्स है क्या आप उसे ख़रीद सकते हैं? कई लोग सोचेंगे कि हाँ ख़रीद सकते हैं, पर इसका जवाब है नहीं। आप इसमें आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आप उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। उसके बाद जो उससे कम प्रायोरिटी है आप उसे रखेंगे। उसके बाद आप उससे थर्ड प्रायोरिटी पे आपको जो ज़रूरत है आप उसे रखेंगे। इस तरीके से कर करके आप 15,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट तो करेंगे, पर आपको फिर भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी लिमिट कम है अमाउंट की और आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और हमारी संसाधनें कम है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ दिस मनी इज़ नोन एज इकोनॉमिक्स। हम जो अमाउंट को बांट रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार कि हमें कौन सी चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, किस चीज़ को सेकंड प्रायोरिटी पे, किस चीज़ को थर्ड प्रायोरिटी पे, इसी के एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहा गया है। अर्थशास्त्र के पिता किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। उन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। अब स्कैर्स रिसोर्सेज हमारे पास, संसाधनों की कमी है जिसे हमें एलोकेशन करना है और हमारी अनलिमिटेड वांट्स है। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स इस डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है, मांग और पूर्ति। जब तक हमारी मांग और पूर्ति ही ना रहे तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल बेस्ड है डिमांड एंड सप्लाई पे। पूरी इकोनॉमिक्स सेल एंड परचेस अगर होगी ही नहीं तो आप खुद सोचिए कि क्या फ़ायदा होगा इकोनॉमिक्स को पढ़ने का। लोगों की डिमांड्स एंड सप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों के पास लिमिटेड संसाधन है, जिसे हम बांट ही रहे हैं। इस वजह से हम लोगों को एलोकेशन करना ज़रूरी है ताकि हम सही तरीके से अपनी डिमांड को एनालाइज कर सकें और उसकी हम पूर्ति कर सकें। इस वजह से पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक्स है वो हम लोगों की बेस्ड है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर डिमांड नहीं होगी तो हम सप्लाई ही क्यों करेंगे। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटी गई है। पहला है माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र। जब हम किसी इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं व्यक्तिगत तरीके से यानी प्रत्येक व्यक्ति को लेकर के, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम कुल लेकर के बात करते हैं यानी कि होल, तब हम उसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें जो मेजर डिटरमिनेंट होता है, इसका प्रमुख निर्धारक वो होता है प्राइस यानी कीमत, और इसमें जो उसकी होती है मेजर डिटरमिनेंट उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम आय। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल होती है इंडिविजुअल की इनकम, किसी एक व्यक्ति की इनकम। पर अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमें होल की बात करनी पड़ती है। अगर राष्ट्र के नज़रिए से देखा जाए तो इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जबकि अगर होल के बारे में बात किया जाए तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आप सब स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं इस क्लास से, और अगर मैं हर सभी के अप्रोच को एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली जा के जानकारी लूँ कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपकी नीड्स क्या है या आपकी वांट्स क्या है, मैं सबके बारे में स्टडी लूँ, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी सबके बारे में मैंने पर्टिकुलरली पूछा है। पर अगर
मैं सबको एज अ होल काउंट करूं, मैं सबको एग्रीगेट मान लूं और सबसे 5 लोगों से पूछ के उससे ही निष्कर्ष निकाल लूं, तो उससे हम मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत जो उस पर बेस्ड है वो है इंडिविजुअल की डिमांड और इंडिविजुअल की सप्लाई। किसी एक व्यक्ति को इंडिविजुअल मान के इंडिविजुअल डिमांड और उसकी सप्लाई को जानना। जबकि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ, बट अगर हम जब बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की, तो उनके फादर हैं जॉन मैयार्ड केन्स यानी जेएम केन्स। 1933 में इकोनॉमिक्स को दो भाग में 1933 में इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांटा गया था रैगनर फिश के द्वारा। माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें माइक्रोस का मतलब है स्मॉल, किसी स्मॉल यूनिट के बारे में बात करना। इट इज़ द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, जिसकी बात हमने पहले भी की है कि ये एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी को कहा जाता है, किसी एक प्रत्येक व्यक्ति को लेकर के। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की? माइक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पॉर्टेंस है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसीजन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी। डिसीजन प्रोसेस को समझना है हमें इकोनॉमिक की और कंज्यूमर्स की और प्रोड्यूसर्स को उस तरीके से प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी के लिए। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे पास संसाधन कम है, स्कार्स रिसोर्सेज। उस रिसोर्सेज को पूरे अच्छे तरीके से एलोकेशन करना कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत ज़्यादा है और उस हिसाब से हमें काम करना, इसको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। संसाधनों का निर्धारण करना। इट एक्सप्लेन्स कंडीशन ऑफ एफिशिएंसी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें मैक्रो का अर्थ होता है, ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका अर्थ होता है लार्ज। इसमें भी इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स और एवरेजेस कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है हम लोग जो होल लेकर के बात करते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअली स्टडी नहीं करते हैं, हम एज अ होल की बात करते हैं। So it is concerned with the behavior of the economy as a whole. So importance of microeconomics. Microeconomics पढ़ना क्यों ज़रूरी है? Suitable for the study of an economy. इससे इकोनॉमी की स्टडी कर सकते हैं हम लोग एज अ होल में, और हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये हमें मदद करता है इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम है प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और इसके बाद इससे रिलेटेड MCQs भी हम करेंगे। और कल का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी वो है बजट। सो अगर आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों को और भी मदद करने के लिए ज़रूर आगे बढ़ूँगी। सो द हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड टू द वर्ड स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और रेस्ट्रिक्टेड। तो इसमें करेक्ट आंसर है स्कैरसिटी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने यहाँ पहले भी कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो इसका सही आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। विच ऑफ दिस इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स? इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, नेशनल इनकम और इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल की यूनिट की स्टडी होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट, क्योंकि इन्फ्लेशन एज अ होल होता है इकोनॉमी का, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी नहीं हो सकता और नेशनल इनकम भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है? मैनेजिंग स्कार्स लिमिटेड बाय सोसाइटी। लिमिटेड स्कार्स रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करना है सोसाइटी से। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग या ऑल ऑफ दिस।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर भी होती है, प्रोडक्ट प्राइसिंग भी, फैक्टर प्राइसिंग भी हम लोग डिसाइड करते हैं। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। विच ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? फैक्टर प्राइसिंग, नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट और नन ऑफ दीज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है फैक्टर प्राइसिंग, जैसा कि हम यहाँ पे भी पढ़े थे फैक्टर प्राइसिंग, इसमें ऑल ऑफ दिस हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। मैंने पहले भी कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न है इंडिविजुअल के बिहेवियर के यूनिट से। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस। इसमें हम लोग एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं और एवरेजेस के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है और कम्प्लीमेंट्री है ईच अदर के लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर द क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आगे कल के क्लास में बजट पढ़ाऊँगी और आपके कंप्लीट कोर्स को ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले ख़त्म किया जा सके। थैंक यू क्लास।